हिस्ट्री चैप्टर 3 रूलिंग द कंट्री साइड का ये पार्ट 3 देख रहे हैं आप लोग। और यहाँ पर आज हम लोग शुरुआत करेंगे। कल हम लोग बताए थे कि थॉमस मुनरो जो था सेकंड पार्ट में, वहाँ पर उन्होंने एक सिस्टम लेके आया खासकर साउथ इंडिया में। जैसे इसके बारे में मैंने बताया था, थॉमस मुनरो जो कि मद्रास के गवर्नर थे, ज़्यादा डिटेल बताए थे। और इस तरह का जो व्यवस्था था, इसकी शुरुआत छोटे तरीके से, मैंने स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड में, छोटे छोटे लैंड में कैप्टन अलेक्जेंडर रीड एक बार कोशिश कर चुका था। इसलिए थॉमस मुनरे जो कि मद्रास के गवर्नर थे, उन्होंने इसको पूरे साउथ इंडिया में लगाया। और इसी सिस्टम को हम लोग रैयतवाड़ी सिस्टम कहते हैं। रैयत मतलब क्या हो गया कि जो कल्टीवेटर है, जो खेती करता है, रैयत मतलब हो गया RYOT। रैयत मीन्स कल्टीवेटर्स, कि जो खेती करता है तो उसको डायरेक्ट उसी को ज़मीन दे दिया जाए। खासकर आप देख रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, वहाँ पर आप देख रहे हैं कि वहाँ पर जो उसके पास ज़मीन थी, वहाँ पर वो लेकर आया महलवारी की गांव, 3-4 गांव, 5 गांव को मिला करके एक महल बनाया गया। महल बने से बंगला होता था और उससे लिया जाता था। तो सेटलमेंट हैड टू मेड डायरेक्टली टू द कल्टीवेटर रैयत। ब्रिटिश शुड एक्ट एज द पैटर्नल फादर। ब्रिटिश जो था वो उसको देखा कि जो पैटर्नल फादर जो कि फैमिली का हेड है, वही उसी को ज़मीन दे दिया जाएगा अंडर देयर चार्ज। हो सकता है एक परिवार में 5-6 भाई है, तो जो बड़ा भाई है, जो फादर होता है, उसको दिया जाएगा ज़मीन और उसी से टैक्स लिया जाएगा। तो इसी को रैयतवाड़ी सिस्टम था। अब अंग्रेज लोग का मकसद क्या था? उन लोग जब शुरुआत में इस तरह से एस्टिमेट किया लैंड से रेवेन्यू के लिए कि ज़मीन से पैसा है, क्योंकि उन लोग पहली बार उनको दीवान मिला था 1765 में, कि यहाँ पर वो बिजनेस भी कर सकते थे, पैसा भी कमा सकते थे, शासन भी चला सकते थे। तो उन्होंने अपना एक मकसद लगाया। शुरुआत में तो उनको समझ में नहीं आया क्या क्या करना है, तो कोई खेती कर रहा है, जो उपजा रहा है उसी को उपजाने दे रहा है। लेकिन फिर उन्होंने एक ये ध्यान रखा, एम रखा कि जो भी क्रॉप्स हो वो ये ध्यान में रख के कल्टीवेट किया जाए कि उसको यूरोप में यूज हो, मैंने क्रॉप्स फॉर यूज यूरोप, कि यूरोप के लिए यूज हो। तो ब्रिटिश फोर्स कल्टीवेटर्स, तो ब्रिटिश जो थे वहाँ पर जो प्रशासन था, एडमिनिस्ट्रेटर था, जैसे आज आप SP, DSP या फिर DC कमिश्नर देख रहे हैं, वो उसी समय से था। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर की जगह कमिश्नर हुआ जाता था, उस समय भी होता था। और वहाँ पर उन्होंने लेकर आया कि ब्रिटिश फोर्स लोगों को, जो कल्टीवेटर थे, जो किसान थे, उनको मैंने ज़बरदस्ती क्या कि आप कमर्शियल क्रॉप्स उपजाइए, क्योंकि हम लोग को पहले मार्केट के लिए उपजाते नहीं थे। हम लोग के जो पूर्वज थे, जो मैंने उस टाइम में खासकर जो 1765 से लेकर 1903 तक लेकर चलिए, कि हम लोग के रंग में, खून में बसा हुआ था कि हम लोग सिर्फ अपना जो ज़रूरत है, अगर हमको 10 किलो चावल साल में ज़रूरत है मेरे परिवार के लिए, तो 10 ही किलो चावल को उपजाएंगे। बाकी अगर हमको सब्जी ज़रूरत है सब्जी उपजाएंगे, माने हर वो फसल उपजाएंगे, हर वो क्रॉप्स का कल्टीवेट करेंगे जो परिवार के लिए पूरे साल में ज़रूरत है। लेकिन अंग्रेज, इन्होंने एक नया कदम दिया। ये भले वो अपने मकसद के लिए किए, ये उन्होंने क्या कि यूरोप के लिए किए, लेकिन वो हम लोग के लिए वरदान साबित हुआ, वो हम लोग के लिए बूम साबित हुआ कि द यूरोपीय ईस्ट इंडिया कंपनी और स्पेशली ब्रिटेन फोर्स टू द कल्टीवेटर दैट टू प्रोड्यूस दैट कमोडिटी विच इज़ द वैल्यू, विच एड द वैल्यू, जिसका वैल्यू जो बाज़ार में बिक सके, जिससे पैसा मिल सके, जिससे मनी आ सके और हम कोई भी सामान खरीद सकते हैं। तो ये अंग्रेज लोग अपने फ़ायदा के लिए किया, लेकिन वो हम लोग को वरदान साबित हो गया। जैसे एग्जाम्पल, बंगाल में जो हुगली बेसिन है, वहाँ पर जूट का खेती स्टार्ट हो गया। फिर आसाम में टी का कल्टीवेशन कर दिया गया। फिर यूनाइटेड प्रोविंसेस जो आज उत्तर प्रदेश है, यहाँ आर होगा उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर शुगर केन का प्रोडक्शन हो गया। पंजाब में व्हीट का प्रोडक्शन चालू हो गया, गेहूँ का। और महाराष्ट्र में कॉटन और महाराष्ट्र में कॉटन, मद्रास में राइस। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ अलग अलग, आज राइस उस समय सिर्फ मद्रास में चालू हुआ था, लेकिन एक धीरे धीरे अभी भी साउथ इंडिया में देखेंगे तो वहाँ गेहूँ नहीं खाता है कोई। पंजाब जाएंगे तो वहाँ चावल बहुत कम खाता है, क्योंकि वो लोग उस समय से उन लोगों को प्रैक्टिस में आ गया कि गेहूँ खाना है और मद्रास में चावल खाना है। इसलिए वहाँ देखेंगे इडली, डोसा, सांभर ये सब मिलेगा। तो ब्रिटिश यूज टू वेराइटी ऑफ मेथड्स फॉर इंक्रीजिंग कल्टिवेटिंग ऑफ क्रॉप्स दैट दे नीडेड। उन्होंने बहुत तरीका अपनाया, कि नया नया तरीका अपनाया जिससे क्रॉप्स का प्रोडक्शन ज़्यादा हो और उसकी जितनी ज़रूरत हो। भले उसको वो कम दाम में खरीदता था, और लेकिन उस समय के किसान को जब पैसा मिलने लगा तो उन लोगों को लगा कि ये तो बहुत पैसा है, इतना पैसा तो हम लोग सोचे भी नहीं थे। तो वो चीज़ को आपको समझना कि वो लोग के दिमाग में, जो हम लोग के जो पूर्वज थे, उनको लगा कि हम लोग तो इतना सोचे भी नहीं थे कि इतना पैसा मिलेगा, तो वो लोग खुश थे वो लोग। लेकिन वहाँ अंग्रेज जो थे वो कम दाम में ले जा रहे थे, मार्केट प्राइस से वो कम में ले जा रहे थे। अब आगे देखेंगे आप लोग कि वन सच क्रॉप वाज इंडिको।
विच हैड ए ग्रेट डिमांड इन द वर्ल्ड। और उसी में से एक क्रॉप था इंडिको, क्योंकि उस समय जो था इंडिको का जब कोट क्लॉथ बनता था तो उसमें रंगने के लिए, उसको डाई करने के लिए इंडिको की ज़रूरत थी। और वहाँ पर बहुत सारा कंपनी में ब्रिटेन में पर इंडिको की जगह आप देखें कि अलग अलग चीज़ उगाया जाता था। इंडिको मतलब नील। तो अब नील जैसे है कैसा दिखता है, इसलिए इसका मैंने फ़ोटो भी डाल दिया है कि ये जो नील है देख रहे हैं कि ये इंडिको है। यहाँ ब्लू ब्लू कलर है, ब्लू फूल होता था और इसी को यूज में लाया जाता था। तो बाय द 10th सेंचुरी, 10th सेंचुरी में क्या होता था कि इंडियन इंडिको वाज बीइंग यूज्ड बाय क्लॉथ। यहाँ 10th लिखा गया, 18th सेंचुरी होगा, खासकर 19th सेंचुरी लिखिएगा तो यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा कि मैन्युफैक्चर इन इटली, फ्रांस, ब्रिटेन टू डाई क्लॉथ बट प्राइस ऑफ इंडिको वाज टू हाई। कि जो कपड़ा जब 19th सेंचुरी आते थे वहाँ पर भारत का क्यों फेमस हो गया नील, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस और इटली से जो डाई होता था क्लॉथ में, जो वहाँ इंडिको होता था, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। तो इसलिए यूरोपियन मैन्युफैक्चरर हैड टू डिपेंड ऑन अनदर प्लांट कॉल्ड वुड। इसलिए यूरोपियन जो वहाँ पर जो फैक्ट्री थी वो वुड एक प्लांट होता था, उसका कलर वायलेट होता था और उसको डाई करने के लिए होता था, उसका ब्लू भी होता था, दोनों कलर। तो विच वेयर पे, लेकिन वो डल होता था, मैंने उतना सुंदर नहीं दिखता था। आज हम लोग जैसे नील डाल देते हैं, वाइट कपड़ा में गंजी है, टी शर्ट है, कोई भी वाइट शर्ट है, तो अगर हम उसमें नील डाल देते हैं तो उसमें एक शाइनिंग आ जाता है। देयर फॉर दे प्रीफेयर इंडिको एज ए डाई। इसलिए मैन्युफैक्चरर को लगा कि इंडिको जो नील है उसको ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो वो ज़्यादा मतलब कि यूज करने से एक सुंदर दिखेगा। पहले इसकी शुरुआत जो था फ्रांस ने किया। फ्रांस बिगेन कल्टिवेटिंग इंडिको इन सेंट डोमिनिक इन कैरेबियन आइलैंड। कि कैरेबियन आइलैंड आप देखेंगे कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के साइड में कैरेबियन आइलैंड, जिसको हम लोग वेस्ट इंडीज भी कहते हैं। और पुर्तगाल से, यहाँ THE होगा, पुर्तगीज इन ब्राज़ील, ब्राज़ील जो था पुर्तगाल लोग स्टार्ट किया। और जो अंग्रेज़ थे वो जमैका में चालू किया और स्पेनिश वेंजुला में। लेकिन धीरे धीरे 1783 से लेकर 18 6 साल से इंडिको का प्रोडक्शन गिरने लगा, क्योंकि वहाँ पर उतना प्रोडक्शन नहीं। इसलिए क्लॉथ डायर इन ब्रिटेन स्टार्टेड लुकिंग अ न्यू सोर्सेस ऑफ इंडिको सप्लाई। कि जहाँ जहाँ खेती हो रहा था, कैरेबियन आइलैंड हो या फिर माने कि ब्राज़ील हो, जमैका हो, स्पेन हो या वेंजुला, इस सब में गिरने लगा था। तो ब्रिटिश टर्न टू इंडिया। इसलिए ब्रिटिश क्या गया कि वो इंडिया की ओर देखने लगा। बाई 1810, 1810 आते आते 95% ऑफ इंडिको एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन फ्रॉम इंडिया। अब सोचिए 1783 से 89 से लेकर चालू किया और 1810 आते आते इंडिया से जो भी ब्रिटेन में जो नील पहुंचता था, इंडिको पहुंचता था, वो उसका अगर 100 टन पहुंचता था तो उसमें 95 टन इंडिया से आता था। मेनी कंपनी ऑफिशियल लेफ्ट देयर जॉब्स। जो भी सरकारी अधिकारी थे उसने जॉब छोड़ दिया और वो भारत आ गए बिजनेस करने के लिए एज ए प्लांटर। प्लांटर बने कि यहाँ खेती बाड़ी, चाहे रबड़ हो, टी गार्डन हो, ये सब का उन लोगों ने, और उसमें बहुत लाभ कमाने लगा। हाउ वाज इंडिको कल्टिवेटेड। इंडिको का खेती कैसे होता था, इसको समझना होगा इंडिको का खेती होता कैसे था। आज जो पूरा ये सिलेबस है इसको हम लोग आज ही ख़त्म कर देंगे इस पार्ट में। फिर अगले जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आंसर। हाउ वाज इंडिको कल्टिवेटेड, कैसे नील की खेती होती थी। तो दो सिस्टम था। देयर वर टू मेन सिस्टम ऑफ इंडिको। नीज क्या होता था और रैयती। तो नीज कल्टिवेटर क्या होता था, वो भी इंडिको कल्टिवेटर था, लेकिन उसमें अंग्रेज जो थे वो ज़मीन खरीद लेते थे या लीज पर ले लेते थे। लीज को वहाँ पर उन लोग, जैसे आज भी हम लोग ज़मीन ले लेते हैं, किसी अगर सरकार का ज़मीन होता है तो 99 ईयर्स 45 ईयर्स के ले लेते हैं, खरीद लेते हैं, या फिर उसी में अगर खेती अंग्रेज खुद कर रहे थे तो उसको नीज कल्टिवेशन कहा जाता था। नीज कल्टिवेशन वाज ए पार्ट ऑफ द इंडिको कल्टिवेशन। इन नीज कल्टिवेशन द प्लांटर प्रोड्यूस इंडिको इनलैंड डैट ही डायरेक्टली कंट्रोल। कि जिसमें उनके अंदर ज़मीन था, डायरेक्ट वो खरीद लेते, उनका ज़मीन आ गया था, अगर वहाँ पर खेती करते थे नील का तो उसको नीज कहा जाता था। प्लांटर इधर बाउट हो सकता था, प्लांटर जो आते थे वो खरीद लेते थे लैंड, और रेंटेड मानी कि लीज पर लेते अदर जमींदार, और प्रोड्यूस इंडिको बाय डायरेक्टली इम्प्लाइंग हायर एम्प्लायर। तो नीज कल्टीवेशन सबको समझ गए कि नीज कल्टीवेशन में ज़मीन को वो खरीद लेते थे और अपने ज़मीन पर खेती करते थे, तो उसको नीज कल्टिवेशन कहता। समस्या क्या था, प्लांटर प्रोड्यूस इंडिको इनलैंड डैट ही डायरेक्टली कंट्रोल, जैसे मैंने बताया। प्लांटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर नीज कल्टिवेशन। लेकिन अगर वो इंडिको खेती करना है तो ज़मीन लेकिन बढ़ नहीं सकता। इंडिको कुड बी कल्टिवेटेड ओनली ऑन फर्टाइल लैंड। और इंडिको जो नील का खेती होता था उपजाऊ ज़मीन में होता था। लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर्ड लार्ज नंबर ऑफ लेबर। अगर नील ज़्यादा रुकेगा, उस समय तो ट्रैक्टर होता नहीं था,
तो ज़्यादा लेबर चाहिए। बट पेजेंट्स वेयर बिजी देयर राइस कल्टिवेशन, जब चावल की खेती होती थी उसी समय इंडिको को भी खेती होता था। इट ऑल्सो रिक्वायर बुल्लक, बैलगाड़ी को भी जरूरत है जुताई के लिए। तो ये नीच कल्टिवेशन था। दूसरा था इंडिको ऑन द लैंड ऑफ रैयत। अब क्या क्या प्लांटर्स जो थे वो एक तो उनके पास अपने ज़मीन था, दूसरा उन्हें क्या क्या रैयतवाड़ी सिस्टम बताया था कि विलेज हेडमैन को दे दिया गया, साइन करा लिया गया ऑन द बिहाफ ऑफ रैयत, कि जो किसान होता था उसी को खेती करने दिया था उसको रैयत। अब उसमें क्या था, तो दोज हु साइन द कॉन्ट्रैक्ट गोट कैश एडवांस। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट जो था अग्रीमेंट कर लेता था तो उसको नकदी पैसा मिल जाता था, और उसी चलते जो किसान थे उस समय के बहुत जो लोग नील का खेती करना चालू किए। लेकिन शुरुआत में उसकी समस्या नहीं पता था उनको कि क्या है। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि नील का जब खेती करने लगा तो वहाँ पर वेन द क्रॉप वॉज डिलीवर टू प्लांटर आफ्टर हार्वेस्ट अ न्यू लोन वाज द गिवन। शुरू में तो कम रेट में वो लोग कॉन्ट्रैक्ट में पैसा दे रहा था किसान को। रैयत टू हैड टू कल्टिवेट इनटू एटलीस्ट 25% ऑफ एरिया अंडर दिस वन। अगर उसका 100 कट्ठा है तो उसमें से 25। लेकिन बिहार में जो था 3 कट्ठिया सिस्टम था, जो चंपारण में जहाँ गांधी जी आंदोलन किया, तो उसकी चर्चा बाद में करेंगे अभी। अब है कि इंडिको एग्जॉस्ट द सॉइल, लेकिन इंडिको जहाँ नील खेती होता था तो उसका कलर उड़ता था, क्योंकि नील था अगल बगल में, दूसरा खेत बर्बाद होता था। और एक और कारण था कि उसका ज़मीन अगर उसी में अगर खेती करेंगे इंडिको का तो एडजस्ट हो जाता था, ज़्यादा फर्टिलिटी नहीं रहता था। अब ब्लू रेवेलियन एंड आफ्टर, अब नील क्रांति, लेकिन जब लोगों को पता चला तो वो लोग इसके अगेंस्ट हो गया। इन 1859 ऑल फेल डेट दे हैड सपोर्ट द लोकल जमींदार अगेंस्ट प्लांटर। जो प्लांटर्स थे, जो अंग्रेज आ गए थे, तो उसको भगाने के लिए वो लोग जमींदार का सहायता लेने लगे। जो जमींदार कौन थे पहले, जो तालुकदार और राजा वो थे। एज द रिबेलियन स्प्रेड, जैसे से विद्रोह बढ़ने लगा, इंटेलेक्चुअल रश टू इंडिको डिस्ट्रिक्ट एंड रोड द मैजरी ऑफ द रैयत। जो बुद्धिजीवी थे वो लोग माने कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास पहुंच गए थे, और मैजरी माने दयनीय स्थिति कि अब रैयत की किसान के दयनीय स्थिति के बारे में कहने लगे। जैसे चंपारण बिहार का एग्जाम्पल हम आपको लेते हुए चल रहे, जहाँ पर वहाँ पंडित रवि रामचंद्र शुक्ल ने इसको लेकर पहुँचा था, फिर उन्होंने गांधी से मिला था। तो द गवर्न सेटअप इंडिको कमीशन, और गवर्नमेंट क्या किया, जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन एक कमीशन बैठाया कि क्या प्लांटर जो आ रहा है खेती करने के लिए अंग्रेज वो ठीक से नहीं कर रहा है। कमीशन हेल्ड द प्लांटर गिल्टी, और उसने प्लांटर जो था उसको दोषी माना, जो कमीशन था। एंड क्रिटिसाइज देम, और उसकी आलोचना की। एंड करेक्टिव मेथड यूज टू कल्टिवेटर। तब उसके बाद इसमें आंदोलन कौन कौन किए थे, तो बंगाल में किए थे आंदोलन विष्णु चरण विश्वास, याद रखिएगा आपको, और दिगंबर विश्वास, 2 भाई। और दीनबंधु मित्रा ने इसके लिए एक किताब भी लिखा, नील दर्पण, इसको याद रखना है। नील दर्पण वाज रिटन बाय द दीनबंधु। और आफ्टर द रिपोर्ट इंडिको प्रोड्यूस नाउ शिफ्ट ऑपरेशन टू बिहार। जब बंगाल में आंदोलन हुआ तो इसको बिहार ले जाया गया इसको, और वहाँ पर क्या किया कि 1/3 कट्ठा की जो आपको 33% लैंड पर इंडिको खेती करना है, इसलिए उसको वहाँ 3 कट्ठिया सिस्टम कहा जाने लगा। महात्मा गांधी विजिट इन 1970 मार्क एट द बिगेनिंग ऑफ द चंपारण अगेंस्ट द इंडिको। 1916 में एक्चुअली था यहाँ, लेकिन एनसीईआरटी बुक में 19 यहाँ पर 17 दिया है आप लोगों का एनसीईआरटी में, लेकिन इसको करेक्ट कर लीजिएगा 1916। आप 11th का एनसीईआरटी बुक देखिएगा, उसमें इसकी चर्चा है। तो अब यहाँ पर ये चीज़ जो चैप्टर्स है आपका यहाँ पर फिनिश होता है, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट का अगला वीडियो में, और उसका जो इसका डिस्क्रिप्शन उसका लिंक दे देंगे, और उसमें क्वेश्चन आंसर आपको करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।